नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए दिवाली से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। और जब बात हो इन्वेस्टमेंट की तो फिर दिवाली तो सोने सुहागा बन जाती है। तो इस दिवाली कहां मिलेगा आपको मोटा रिटर्न, हम बताएंगे इस खास शो में। छोटा निवेश और बड़ी दिवाली में हमारे साथ जुड़ेंगे गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे निवेश के टिप्स। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ये दिवाली खास है क्योंकि सालों बाद निवेश के लिए इतना शानदार मुहूर्त बना है। इस वक्त शेयर बाजार, सोना और प्रॉपर्टी तीनों निवेश के लिहाज से काफी आकर्षक बने हुए हैं। यानी इस दिवाली पर छोटी पूंजी का निवेश भी अगली दिवाली तक आपको अच्छा मुनाफा दिला सकता है। दिवाली के मौके पर सोने की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब दीपावली के मौके पर लगातार 3 साल सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार सोने में निवेश का गोल्डन चांस बन सकता है। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जारी करके सोने में निवेश को और भी आसान और आकर्षक बना दिया है। साथ ही अशोक चक्र वाले सिक्कों के जारी होने से सोने की शुद्धता को लेकर आशंकाएं भी दूर हुई हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के लिहाज से भी ये दिवाली काफी खास है क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट है और कंपनियां दिवाली पर भारी भरकम डिस्काउंट्स भी दे रही हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। साथ ही बैंक लोन पर आपको प्रोसेसिंग फीस पर भी छूट मिल सकती है। बिहार चुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद शेयर बाजार नर्वस है। हालांकि बाजार के जानकार इसे शॉर्ट टर्म का झटका मान रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय बाजार की लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन काफी अच्छी है। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश की शुरुआत करके आप बाजार के उतार चढ़ाव को एवरेज कर सकते हैं। SIP की खासियत ये है कि इसकी शुरुआत काफी छोटी रकम से की जा सकती है। लॉन्ग टर्म पूंजी निवेश के लिए म्यूचुअल फंड बेहतरीन रास्ता है। बाजार अगर सपोज एकदम अच्छे माहौल में अगर आपको लेना है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला शेयर बाजार में या तो अच्छा भाव होता है या अच्छा अच्छी न्यूज होती है। ये दोनों कभी साथ में नहीं होते हैं। तो जब न्यूज खराब होती है तो ही भाव अच्छे होते हैं। तो आपको तो अगर आप रह गए हो तो यही एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मेरे को अभी लॉन्ग टर्म में इंडिया में कोई डाउट नहीं है कि ये वेदर वी विल क्या इक्विटी बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास होगा। अगर आपका 3 या 5 साल का व्यू है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है। ये दिवाली आपके लिए निवेश का बड़ा मौका लेकर आई है, तो इस मौके पर निवेश करके अपनी अगली दिवाली को बड़ा बना सकते हैं आप। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप मिश्रा, रिसर्च हेड indiashousing.com, जिनसे हम जानेंगे कि रियल एस्टेट में क्या है बेहतर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का सही मौका। तनवीर आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं, फाउंडर एंड CEO फिनकार्ड। अनुज गुप्ता जुड़ेंगे जो कि AVP है एंजल कमोडिटीज के। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहती हूं कि रियल एस्टेट का धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, इतना बूम प्रॉपर्टी में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ब्याज दरें चूंकि कम की गई हैं बैंक्स की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये एक बेहतर मौका हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का? देखिए शिल्पा, हम पहले समझ लेते हैं लास्ट 2 इयर्स में क्या रहा है। रियल एस्टेट मार्केट को समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए 18 से 22% के आसपास की एवरेज गिरावट इस सेक्टर के अंदर देखने को मिली है और ओवरऑल ये सारा सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा देखने को मिला है। प्राइमरी मार्केट में सेल ब्लॉक हो गई। डेवलपर्स ने रेट को रिड्यूस नहीं किया है। रेट रिड्यूस भी हुए तो अराउंड 5 to 10% के आसपास रेट रिड्यूस हुए हैं और सेंटिमेंट्स इस टाइम टोटली नेगेटिव हो गए हैं। प्रॉपर्टी बाइंग जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस टाइम नेगेटिव है, जिसके कारण भी प्रॉपर्टी मार्केट को स्लो देखने को मिल रहा है। 30% डिक्लाइन हुई है जो सेल्स है। बायर्स प्रोस्पेक्टिव जो है वो 30% के आसपास डिक्लाइन हुआ है और इस मार्केट में गवर्नमेंट प्लान कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग को। तो ये कुछ चीजें हैं जो रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट करती है पिछले 2 सालों के अंदर। जी, तो रियल एस्टेट
मार्केट को ये फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं, हम इन पर और भी चर्चा करेंगे और खासकर ये जरूर हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि अभी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न भी इस पर मिल सकता है। अनुज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सोने का अगर पिछले 2 से 3 सालों का हम ग्राफ देखें तो धनतेरस पर इस बार बेहतर खरीदारी लोगों ने की है। गोल्ड के रेट्स को देखते हुए वो भी कम थे, तो क्या सोने में इन्वेस्ट करने का ये बेहतर मौका है, आपको लगता है? शिल्पा जी, अगर हम देखें तो पिछले साल अगर हम देखें तो करीबन 6% नेगेटिव रिटर्न दिया है गोल्ड ने। हालांकि इस साल गोल्ड के भाव बहुत कम है, करीबन 25,500 के आसपास हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है लोगों का वो जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो फेड यूएस बैंक है उसकी तरफ से जो इंटरेस्ट रेट का पूरे साल रहा है वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो जब तक फेड अपने डिसीजन नहीं सुनाएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि जो एक बल्क बाइंग आनी चाहिए, जो इंटरेस्ट बाइंग आनी चाहिए गोल्ड में, वो देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जिनको नीड है वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, बट इन्वेस्टर अभी भी वेट कर रहा है फेड के डिसीजन का। तो फेड के डिसीजन का अभी और इन्वेस्टर वेट कर रहा है और उसे करना भी चाहिए, तभी शायद बेहतर तरीके से वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको गोल्ड में कितना निवेश करना चाहिए जिससे लॉन्ग रन में उसे रिटर्न्स मिले। और तनवीर जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि हम म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में डिफरेंशिएशन जरूर होता है, तो उसे देखते हुए अभी बेहतर रिटर्न का मौका किसमें है? देखिए, अभी पिछले 2-3 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रैली आई है और वैल्यूएशन जो मिड और स्मॉल कैप में है काफी हाई वैल्यूएशन लेवल में है। उसके मुकाबले लार्ज कैप बेटर प्राइस्ड है, इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो इस समय में मैं यही सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप में निवेश करें, क्योंकि अगर यहां से बढ़ने की गुंजाइश रहेगी तो वो लार्ज कैप में रहेगी, और किसी वजह से गिरावट भी आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आने के चांसेस ज्यादा है। तो कंपैरेटिव पोजीशन देखते हुए मैं यही सलाह दूंगा कि लार्ज कैप में आप निवेश करें इस वक्त। तो लार्ज कैप में निवेश करना आपके लिए एक बेहतर और फायदे का सौदा जरूर हो सकता है अगर आप इस समय निवेश की सोच रहे हैं तो। प्रदीप जी, प्रॉपर्टी में निवेश की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोग प्रॉपर्टी जरूर खरीदते हैं। मसलन अगर आपको उसमें एकदम ना रहना हो तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग रन के लिए, तो अगर मेट्रो शहरों की बात की जाए तो आपको लगता है कि अभी ऐसे कुछ खास प्रोजेक्ट्स जिसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट आगे लॉन्ग रन में उन्हें मिल सकता है? देखिए, प्रोजेक्ट्स के 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वर्सेस अगर सेकेंडरी मार्केट को कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में कुछ ज्यादा लिक्विडेटिव नजर आ रही है। इस टाइम स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स लगे हुए थे रियल एस्टेट के अंदर, उनको बहुत अच्छा रिटर्न ना मिलने के कारण, उनकी मनी ब्लॉक होने के कारण वो स्टक फील कर रहे हैं। तो इस टाइम वो कहीं हद तक मार्केट से एग्जिट रूट लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आएगा। साथ में वो एरियाज जो डेवलपिंग एरियाज हैं, जहां पे डेवलपमेंट रेगुलर हो रही है, उन एरियाज के अंदर ले, और रेडी टू मूव ऑप्शन भी आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे को नजर आता है। इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेकेंडरी मार्केट और रेडी टू मूव, वो भी रेडी टू मूव ऑप्शन में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। जी तनवीर जी, 2014 से अगर अब अभी तक कंपेयर करें तो मिड कैप में ज्यादा रिटर्न्स जो थे वो देखने को मिले थे, क्या आगे भी यही ट्रेंड रहेगा जारी? नहीं, देखिए, हमेशा क्या होता है कि मिड कैप की रिटर्न्स हमेशा लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर होगी, क्योंकि मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है जी। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल थंब रूल है, रिस्क और रिटर्न जो है साथ साथ चलती है। रिस्क इसमें ज्यादा होगा, रिटर्न इसमें बेटर होगी। तो पिछले अभी क्या है, अभी की स्थिति में जो वैल्यूएशन है मिड कैप की पी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 25 है, जो कि अपने हिस्टोरिक एवरेज से काफी ऊपर है। और लार्ज कैप की अगर आप बात करें पी की, वो सेंसेक्स की पी ऑलमोस्ट 20-21 के पास है, और 21 के आसपास के होने के कारण एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में मिड कैप जो है लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगी। तो चलिए, इस पर आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे और बेहतर विकल्प दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। अनुज, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार लेकर आई है उसे एक तोहफा जरूर सरकार की तरफ से कहा जा सकता है इस फेस्टिव सीजन में आम लोगों के लिए। आप इस पर क्या बता सकते हैं, क्या वाकई ये जो योजना है फायदेमंद साबित होगी? और अगर हम इसको डिवाइड करें, मसलन इसमें गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं जो आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, अगर उसके डिवीजन पर बात करें तो उस पर क्या बताएंगे? देखिए, गोल्ड मॉडल स्कीम के अंदर हम देखें तो कई विकल्प हैं। अगर किसी को पेपर गोल्ड लेना है तो गोल्ड बॉन्ड है,
जिसमें वो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां उनको 2.75 इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। इवन अगर किसी को फिजिकल गोल्ड लेना है तो उसमें वो कॉइन्स ले सकते हैं, जो कि भारत ने सरकार ने लॉन्च किए हैं। मुझे तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर हम देखें ओवरऑल तो कहीं ना कहीं देखें तो जो इंटरेस्ट रेट की अगर हम देखते हैं तो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कम है। बट अगर हम दूसरी साइड देखें तो एफडी में अगर हम लगाते हैं तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक लैक ऑफ इंटरेस्ट वहां पर देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि जो प्योरली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें वो एक पेपर गोल्ड के जरिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको एज ए गिफ्ट भी आगे किसी को वो पास ऑन कर सकते हैं। तनवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रिस्क को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं मिड कैप में? देखिए, एक्चुअली इक्विटी, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल सा रूल है, कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? लंबी अवधि में तो ठीक काम करता है, लेकिन आप देखेंगे 5 साल की अवधि में पावर ऑफ कंपाउंडिंग रियली वर्क नहीं करता जी। ये पहला थंब रूल है। दूसरा ये रूल है कि इक्विटी मार्केट में लोग जो कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। आप देखेंगे पिछले 1993 से मैं ये एनालिसिस मैंने किया है कि आप यदि 1 साल के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके पास 60% प्रोबेबिलिटी कि आप पैसे बनाएंगे। आपकी अवधि बढ़ के अगर 3 साल हो जाती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 78% बढ़ जाती है। और 5 साल की अवधि में इक्विटी में आपने अगर 80% ऑफ द टाइम यू वुड हैव मेड मनी, लेकिन अगर आपकी अवधि 10 साल की है इक्विटी फंड में जी, तो 100% टाइम आपने पैसे बनाए होंगे इक्विटी मार्केट में ना। अगर कोई भी दर्शक भी देख रहे हैं हमारे ये शो, आप देखेंगे करंट मौजूदा हालात में 2015 में सेंसेक्स जो है 26,500 के लेवल पे है जी। 2005 में अगर हम वापस जाते हैं 10 साल की अवधि में, यही सेंसेक्स करीब 5,000 के लेवल में था। सबसे मेजर फॉल जो आया था हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में, वो 2008 के बाद 2009 फरवरी में 21,000 से सेंसेक्स गिर के 8,800 के लेवल में आ गया था। तो फरवरी अगर 2009 के डेटा देखें और वी गो बैक फरवरी 1999 का डेटा देखेंगे तो मार्केट 3200 के लेवल में था। तो इतने शार्प फॉल के बावजूद आपके पैसे और लगभग 3 गुना हो गए। 3 गुना हो। तो इक्विटी मार्केट में निवेश करने का एक सिंपल रूल है, कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन आपकी 10 साल की होनी चाहिए, कभी आप निराश नहीं होंगे और अच्छा खासा पैसा रिटर्न आप करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इक्विटी मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें जो टाइम फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बहुत अहम है, बहुत अहम है। जैसे आपने बताया कि 10 साल के लिए अगर आप इसको म्यूचुअल फंड लेते हैं, चाहे स्मॉल कैप चाहे लार्ज कैप, तो उसके अंदर जो टाइम फैक्टर है बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने करता है। उसी को देख के आपको आगे अपनी जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है वो करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रदीप जी, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट स्टक हो गए, रुक गए, तो इसका क्या आपको लगता है कोई इम्पैक्ट रहा है रियल एस्टेट मार्केट पर? देखिए, कई सारे डेवलपर्स टाइम लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं कई बार कई डेवलपर्स को, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस का ना होना, फिर लिक्विडिटी क्रंच को फेस करना, जुडिशियल इंटरवेंशंस कई आए हैं। तो ऐसी कई चीज़ें डेवलपर को थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्लो होते हैं जिसके कारण से, और जिसके कारण टाइम और कॉस्ट दोनों एनहांस हो जाती है। तो डेवलपर को कहीं हद तक जब उसकी बाइंग कॉस्ट, जो उसे कॉस्ट ऑफ यूनिट पड़ रहा है, वही जब बढ़ जाती है तो प्रॉफिट लेवल भी उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डेवलपर कई स्टक हैं इस टाइम पे। तो आज का एफडीआई का जो डिसीजन है वो भी कहीं तक रियल एस्टेट मार्केट को पॉजिटिव साइन देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जब डेवलपर भी स्टक है और सेकेंडरी मार्केट भी स्टक है, प्राइमरी मार्केट भी स्टक है, तो बायर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अच्छी बाइंग कर सकते हैं। उनके पास डेवलपर भी आज नेगोशिएट करने को रेडी होता है। प्राइमरी मार्केट में डेवलपर से अच्छी नेगोशिएशन इस टाइम पे हो सकती है अगर आप होमवर्क करके जाएंगे। तो साथ में सेकेंडरी मार्केट में भी आप देखें, जहां मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स सर्कुलेटर्स दोनों स्टक हैं, जो मार्केट में एग्जिट रूट नहीं ले पा रहे हैं, वो भी इस टाइम पे चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी रिड्यूस रेट्स के ऊपर सेल करें। तो आपके पास इस टाइम पे दिवाली के टाइम पे बेहतर मौका है कि सेकेंडरी मार्केट में एक अच्छी डील आप ले सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में भी जरूर आप लोगों के लिए डील है अगर आप दिवाली में यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये चर्चा खास मेहमानों से हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए हमारी खास पेशकश।
छोटा निवेश बड़ी दिवाली। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम आपको ये बता रहे हैं अपने तमाम एक्सपर्ट से जानकारी लेके कि इस दिवाली आप ऐसा क्या छोटा निवेश कर सकते हैं जिससे हर दिन आप दिवाली मना सकें और आपको लॉन्ग रन में एक बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। और तमाम सेक्टर से हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार इस शो में बने हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी अनुज की गोल्ड स्कीम के बारे में जो सरकार ने लॉन्च की है उसके बारे में हमने बात की, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो आपको लगता है गोल्ड बॉन्ड खरीदते वक्त हमको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, गोल्ड बॉन्ड लेते समय ध्यान में ये रखना है कि एक तो उसका टाइम पीरियड कितना है, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें आप जो रिटर्न ले रहे हैं कहीं आपको उससे ज्यादा रिटर्न कहीं और तो नहीं मिल रहा है। आपको ये कंपेयर एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो आप गोल्ड बॉन्ड में लगा रहे हैं आपके पास कुछ और ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप ले सकते हैं। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि जो गोल्ड का जो प्राइस है फिजिकल में, उसमें और गोल्ड बॉन्ड में कोई डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि जब हम गोल्ड बॉन्ड लेंगे जब वो मैच्योर होगा तो हो सकता है कि उसके बाद हम उसमें कैश भी ले सकते हैं या फिर हम उसमें गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। बट अगर हम फिजिकल फॉर्म में हम गोल्ड लेते हैं और हमको अगर करंट जरूरत है तो हम गोल्ड बॉन्ड में ना जाकर हमको जो अपनी फिजिकल नीड है उसको हमको पूरा करना पड़े। तो हमको ये 2-3 बातें जो कि ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और स्पेशली फिजिकल फॉर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसके अंदर आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी, रियल एस्टेट मार्केट में कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बायर के पर्सपेक्टिव से भी जानना बहुत जरूरी है कि उसको किन चीजों का जो एग्रीमेंट होता है, बिल्डर एग्रीमेंट, उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, एग्रीमेंट की स्टेज थोड़ी सी बाद में आती है। सबसे पहले तो होमवर्क करना जरूरी है कि हम प्रॉपर्टी बाय करें तो क्यों करें और क्यों ना करें। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी बाय करने के लिए निकलते हैं सबसे पहला फैक्टर आपका आता है रेट्स का। रेट अगर उस एरिया के आपको लगता है कंपैरेटिव है तो आपके लिए अच्छा डिसीजन होता है। साथ में सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया, अक्सर सुपर एरिया के रेट्स दिए जाते हैं डेवलपर द्वारा और कारपेट एरिया में बहुत डिफरेंस होता है जो कि रेट्स में वेरी कर जाता है। तीसरे ऑप्शन के ऊपर जब आप आते हैं तो टाइटल सर्च करना ना भूलें, उस एरिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेक करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिसीज अभी पाइपलाइन में ही हैं और प्री लॉन्चेस आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे किसी भी प्री लॉन्चेस में ना जाएं। प्रॉपर्टी दिवाली के टाइम पे लिक्विडेटिव ऑफर को देखते हुए प्री लॉन्चेस में तो बिल्कुल भी ना जाएं। उसके बाद फिर बारी आती है बुकिंग फॉर्म को अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है आपको। उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट, क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट है जो आपके बीच और बिल्डर के बीच में दोनों के बीच में सहमति से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। तो उसको भी पढ़ के एक बार फिर आप सोचें कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं। उसके बाद ऑप्शन आपके पास बचता है कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करें तो किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, रेडी टू मूव ऑप्शंस में बहुत थोड़ी आसानी हो जाती है। आप टाइटल सर्च तो आप कर ही लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन टाइटल सर्च करने के बाद वहां जाके रेजिडेंट से मिलना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग रह रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, तो वो भी आप वहां जाके इजीली आप चीजों को चेक कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी 1-2 साल पुरानी हो गई है तो क्या उसमें परेशानियां वहां के लोग फेस कर रहे हैं, अगर आप ये सब चीजें चेक कर लेते हैं और टाइटल सर्च करने के बाद इन चीजों को प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी और रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लेकिन होमवर्क करके जाना वाकई बेहद जरूरी है। जी। तनवीर जी, हम मिड कैप स्मॉल कैप की जब बात करते हैं तो ऐसे इस टाइम पे ऐसे कहां निवेश करें जिससे हमें जो स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट है उस पर भी बेहतर रिटर्न मिल सके? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इक्विटी फंड की सलाह कभी नहीं दूंगा। आपकी अगर अवधि मान लीजिए 5 साल की है तो उस अवधि के लिए आप किसी बैलेंस फंड में निवेश करें। अगर आपकी अवधि करीब 3 साल के है तो मंथली इनकम प्लान या इक्विटी इनकम जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और आपकी अवधि अगर 1 और 3 साल के बीच में है तो आर्बिट्राज फंड आप यूज कर सकते हैं फॉर बेटर रिटर्न। और अगर उसकी अवधि अगर आपकी 1 साल से कम है तो लिक्विड फंड में निवेश करें या शॉर्ट टर्म जैसे फंड में निवेश करें। देखिए, 5 साल के अवधि से कम फोकस रहनी चाहिए सेविंग्स में और कैपिटल प्रोटेक्शन पे। इसी वजह से मेरी सलाह रहेगी कि उस 5 साल की अवधि के लिए रिस्क या जोखिम ना लें अपने इन्वेस्टमेंट में। तो जोखिम लेने की सलाह आप नहीं देंगे अपने इन्वेस्टमेंट में। अनुज, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो एक बेहतर रिटर्न की बात कही जा रही है, आपको लगता है वाकई लुक्रेटिव है कि अगर जो कोई इन्वेस्ट करता है उसमें तो इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा है कि वो इन्वेस्ट करेगा सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देखकर? देखिए, जैसे तन्वीर जी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी देता है। तो गोल्ड बॉन्ड में मुझे लगता है कि जो रिटर्न है वो अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। साथ में प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं,
तो हो सकता है कि अगर हम जैसे कि देख रहे हैं कि गोल्ड एक एसेट क्लास है जो कि एक लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को हेज करता है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न भी दिया अगर हम एक लॉन्ग टर्म में देखें। तो मुझे लगता है कि अगर हम 10 साल डाउन द लाइन देखते हैं, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से हमें क्या होगा कि जो बॉन्ड में रिटर्न है वो एक मिलेगा, प्लस जो उस पर हमको इंटरेस्ट रेट एड ऑन होगा वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जरूर गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, अच्छा बेहतर इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है, और सरकार की तरफ से दिया गया ये फेस्टिव सीजन का आपको एक बेहतर तोहफा जरूर है। प्रदीप जी, लगातार हम रियल एस्टेट मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस बिल्डर एग्रीमेंट के तहत अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बुकिंग फॉर्म पे ही काफी सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आपको कंडीशन सूट नहीं कर रही हैं तो प्रॉपर्टी बाय ही मत कीजिए आप। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसके बाद जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की स्टेज आई तब भी वो चीजें सुपरसीड कर जाती हैं। आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट उसे सुपरसीड करता है आपके बुकिंग फॉर्म पे। अगर उस स्टेज पे भी आपको कहीं हद तक दिक्कत आपको लग रही है तो आप डेवलपर से रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी में आगे जाने का जो आपका विचार है उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जब प्रॉपर्टी खरीदने आते तो जैसा अभी हमने बताया प्रिकॉशंस आप लेते हैं। आज डिजिटाइजेशन का टाइम है, इस टाइम पे मैं आपको कहूंगा कि इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। जो बायर्स का एक्सपीरियंस है, जो उन डेवलपर्स के साथ जो बायर्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो एक्सपीरियंसेस भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो नॉन बिल्डर्स हैं उन्हें में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आजकल तो नॉन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स भी अटके पड़े हैं, तो ये कैसे डिसीजन लिया जा सकता है? देखिए, जैसे हमने बताया कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की क्या है वो एक आम बायर नहीं देखता है, लेकिन वो भी चीजें अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, फ्यूचर में रियल एस्टेट को क्या इंपैक्ट कर रही है, और जैसे लिक्विडिटी अगर क्रंच है, डेवलपर के पास अप्रूवल नहीं है, प्री लॉन्चेस उसने ओपन कर दिए, तो आने वाले टाइम में वो लिक्विडिटी क्रंच को फेस करता ही है। तो पहली चीज, अगर हमारा होमवर्क है, सारे अप्रूवल्स हैं और उसमें टाइटल हमने क्लियर चेक कर लिया है, तो कहीं हद तक ये दिक्कत नहीं आती। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डिजिटलाइजेशन का टाइम है, तो आप इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें सर्च कर लेते हैं। कई चीजें आपको लेते टाइम नहीं पता होती हैं, लेकिन जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो कई बायर्स के जो व्यूज हैं वो आपको बताते हैं कि डेवलपर के साथ पहला उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसा कि प्रदीप जी से लगातार हमारी बात हो रही है, तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रिव्यूज और व्यूज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो तनवीर जी, अक्सर दिवाली के मौके पर बहुत से सेक्टर्स में बोनस दिया जाता है कंपनीज की तरफ से, तो उस बोनस को कहां निवेश किया जा सकता है? क्या बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है? देखिए, एक्चुअली करंट मौजूदा हालत में इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 4 पहियों में डिपेंडेंट है। एक तो है नॉर्मल कंजम्पशन, जैसे हम और आप कंज्यूम करते हैं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर स्पेंड, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथी जो है एक्सपोर्ट्स। जी, ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ फॉर्म करती है। अब 4 में से 3 पहिए काम नहीं कर रहे अभी फिलहाल। प्राइवेट स्पेंड है नहीं, पावर कंजम्पशन है नहीं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी हमारे वीक है। अभी इस वजह से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है मौजूदा हालत में, और इस गवर्नमेंट स्पेंड आप देखेंगे जो स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से इस आने वाले समय में अच्छे रहेंगे, जैसे कि एलएनटी वगैरह, बेल एंड ऑल दिस स्टॉक। तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि ये आई थिंक इन्वेस्ट करना वुड बी अ गुड बेट इन दिस सेक्टर। तो चलिए, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने टिप्स दिए कि इस दिवाली पर आप छोटा निवेश करके बेहतर रिटर्न कैसे पा सकते हैं ताकि हर दिन आपको दिवाली हो। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।